हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जैसा कि हमेशा की तरीके से रोज सुबह 9 बजे आपकी ईवीएस की क्लास होती है, यूपी टेट, सुपर टेट, खासकर यूपी टेट आपका 28 नवंबर को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही आज यहाँ पर हम फिर से ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आपके सम्मुख जो है वो हाजिर हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कितने कुछ सवाल आज आप सही करते हो, और इसी के क्रम में बिना किसी देरी के 121 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर है। और इन्होंने आपसे क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ये कहते हैं प्रेक्षण विधि की सीमाएं होंगी। प्रेक्षण मतलब यूँ समझिए, आप इंस्पेक्शन करने की बात कर रहे हैं, आप वहां पर निरीक्षण करने की बात कर रहे हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है, ये बात कही है इन्होंने। ये कहते हैं कि इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त परिणाम जो है अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। आगे कहते हैं इस विधि से व्यक्ति की आंतरिक व्यवहारों का जो अध्ययन है वो संभव नहीं है, या फिर इनमें से सभी। जब हम 121 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या कुछ लिमिटेशंस जो है जो हमें देखने को मिलेंगी। सीमाएं बोला है मतलब आपसे नेगेटिव पूछा है, और मैं आपसे कई बार बता चुका हूं कि कभी भी क्वेश्चन में नेगेटिव पूछता है तो ऑप्शंस में भी नेगेटिव ही खोजिए। ऑप्शंस में नेगेटिव, ऑप्शंस में नेगेटिव, ऑप्शंस में नेगेटिव, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। उम्मीद है यहाँ पर आप भी आंसर जो है डी कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे चलते हैं 122 नंबर क्वेश्चन पर, 122। और ये आपसे कहते हैं कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा इनमें से क्या होगी। इकोसिस्टम की अगर हम सही डेफिनेशन को लेकर के बात करें तो इनमें से क्या होगी। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय बोला है इन्होंने कहा किसी स्थान का जो आपका अबायोटिक कंपोनेंट होता है वो, ये कहते हैं पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उनके वातावरण का, जो जीव समुदाय है और उनके एनवायरमेंट का जो एक बैलेंस्ड सिस्टम होता है, उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसे हम हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने आपसे कहा कि आखिर इकोसिस्टम क्या है। तो जो भी बायोटिक कम्युनिटी है और उसके आसपास के वातावरण के साथ में जो अबायोटिक कंपोनेंट है, जैसे पेड़ पौधे हैं, जल है, वायु है, उनके साथ में एक बैलेंस्ड जो सिस्टम देखने को मिलता है, उसे ही हम बोल देते हैं इकोसिस्टम। आपका सही जवाब जो है वो डी हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे हैं, ये कहते हैं कि मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। सभी को नमस्कार है, बहुत बहुत अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है इस पर्टिकुलर क्लास में। शरीर को अच्छी प्रकार से आधार देना, शरीर का भार कम होना बोला है, या हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, या अधिक तेज चाल। जब हम 123 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो लाभ दो पैरों पर चलने का यही है कि आपके जो हाथ हैं वो फ्री होते हैं, और आपका जो मस्तिष्क, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड जो भी ऐसे में रिडायरेक्ट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन, सूचना जो भी ऐसे में आज्ञा दे रहा होता है, वो हाथ कर रहे होते हैं। सही जवाब आपका यहाँ से सी हो जाएगा। 124 की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ और बैरोग्राफ। बैरोग्राफ जो है वो दाब मापी से रिलेट करता है। कार्डियोग्राफ जो है वो आपके हृदय, हार्ट की बीट से रिलेट कर रहा है, हार्ट की बीट को मेजर करने के लिए। फिजियोग्राफ फिजियोलॉजी से रिलेट करता है, पृथ्वी को लेकर के बात कर ले या ऐसे भी किसी भी सतह के बारे में। और सिस्मोग्राफ को हम लोग जो है वो भूकंप मापी बोलते हैं। आपका सही जवाब जो है वो यहाँ से बी होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसे मेज़र जिस स्केल पर करते हैं उसे हम लोग रिक्टर पैमाना बोलते हैं, कि आखिर भूकंप की तीव्रता कितनी थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज, भूकंप आने के बाद आखिर कितने जान और माल का नुकसान हुआ, उसका जो मेजरमेंट होता है वो हम मर्केली स्केल पर करते हैं। दोनों ही चीजें याद रखिएगा, रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल। आपसे कहते हैं कि सूर्य से निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है, तो सबसे पहले याद रखिएगा मरकरी आता है, फिर वीनस है, वीनस के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स आता है, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद यूरेनस, फिर उसके बाद नेपच्यून आता है। मूव माइकल जैक्सन अराउंड द सन। माइकल जैक्सन साहब को नचा दो, चले गए तो क्या हुआ, नचा दो उन्हें, किसके, सन के अराउंड नचा दो। और जब हम सूर्य की बात करते हैं, माफ़ी चाहेंगे यहाँ पर आप सूर्य करिएगा, ये आपका सूर्य है। सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन से ग्रह कहाँ मिलेंगे, तो मरकरी। जब हम बुध की बात करते हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, यहाँ पर आपका बृहस्पति हो गया, शनि है, अरुण है और वरुण है। अब सूर्य से सबसे निकट आपसे बोला है, तो सबसे निकट आपको कौन सा मिलेगा यहाँ पे, कोई समस्या तो नहीं ना अगर मैं बुध को बोल दूँ। मूव माइकल जैक्सन अराउंड द सन, याद रखिएगा ये सीक्वेंस है एकदम से कि सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह कहाँ पे होगा। कहते हैं ये जो गिर नेशनल पार्क है,
ये जो गिर नेशनल पार्क है वो आखिर किस राज्य में है? तो गिर जो है वो बब्बर शेरों के लिए फेमस है और गिर जो है वो गुजरात में है। बिना किसी देरी के हमने आंसर बी किया और हम आगे बढ़ गए। इन्होंने कहा, ये कहते हैं जब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन मेथड की, इनमें से कौन सी विशेषता जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी? ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक विधि है। ये कहते हैं ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। ये कहते हैं कि यह एक चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। और फिर इन्होंने कहा कि यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों के द्वारा अपनाई जाती है 127 नंबर के क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बाल केंद्रित विधि की जो बात की है वो ठीक है। शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ये कहना दोस्त जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। प्रशासक के रूप में नहीं कह सकते आप, यूं कह लीजिए कि ऑब्जर्वर के तरीके से काम करता है। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोल सकते आप, ठीक है। तानाशाही प्रकार का या एकाधिकारवादी प्रकार का वातावरण हो जाएगा अगर आप प्रशासक की बात कर देते हैं। 128 पर्यावरण शिक्षा में कहते हैं, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का आखिर इनमें से गुण कौन सा है? ये आपका टारगेट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड है। ये सर्जनात्मक यानी कि क्रिएटिव है, सृजनात्मक बोलते हैं, चयनात्मकता देखने को मिलेगी, या फिर इनमें से सभी? तो कोई समस्या नहीं है। जो पर्यावरण शिक्षण में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो इनमें से सभी प्रकार की हो सकती है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नमस्कार है, अभिनंदन है, वेलकम है आप सभी का। किसी पारितंत्र में तत्वों का, तत्वा नहीं है, तत्वों का चक्रण आखिर क्या कहलाता है? अगर किसी पारितंत्र में हम बात करें, जो एलिमेंट्स वहां पर साइक्लिकल रूप में मूव कर रहे होते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र बोला है, भू वैज्ञानिक चक्र है, रासायनिक चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं? मैं आपको इसके पहले भी ये सवाल बता चुका हूं कि किस तरीके से मृत जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं वो जाकर के मिट्टी में मिलते हैं। मिट्टी में उनका अपघटन कौन कर रहे होते हैं? बैक्टीरिया और फंगस, जीवाणु और कवक। वो फिर से उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिलाने के बाद क्या होता है भाई? वो फिर से मिट्टी में मिलते हैं और एक खाद की तरीके से काम करते हैं। फिर से उनसे पेड़ पौधे पैदा हुए और फिर से पेड़ पौधों को किसने खाया? कंज्यूमर्स ने खाया। तो ये जो चक्र है वो आपका चलता रहता है और इसे ही हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र करके बोल देते हैं, यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल इंग्लिश में कह देते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, चिपको आंदोलन के प्रणेता का नाम बताइए। चमोली उत्तराखंड, चमोली उत्तराखंड जिले की अगर हम बात करें तो वहाँ से आपका ये संबंधित है। पेड़ों को बचाने के लिए लोग उस समय क्या था, पेड़ों से चिपक गए थे। यहाँ पर अभी अभी इनके प्रणेता जब हम सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करते हैं तो उनका निधन हुआ, और यहाँ पर जो चीज़ें हमें चिपको आंदोलन से रिलेट करती हुई मिलेंगी कि उनके प्रणेता के रूप में हम किसे जानते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम जो है वो देखने को मिलेगा। 131 की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति किस प्रकार की होती है? विटामिन है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की बात की है कि आखिर अगर हम केमिकल नेचर की बात करें तो इंसुलिन होता क्या है या कैसे होता है? तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन होता है। करेक्ट आंसर आप बी लगा लीजिएगा। 131 के बाद हम 132 पर आ चुके हैं। 132 में आपसे कहते हैं कि पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन, नहीं विभाजन बोला है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है पौधों में, आखिर वह होता है तो किस में होता है? मूल शीर्ष की बात की है इन्होंने, परागकणों की बात की है, तनों की बात की है और परागकोश की बात की है। अब देखिए, विज्ञान का सवाल आपका ईवीएस में, ध्यान रखिएगा, ईवीएस इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, आपका एकीकृत विषय है और इसमें आपका एसएसटी भी शामिल होता है, इसमें आपका विज्ञान भी शामिल है, इसमें आपका ईवीएस भी शामिल है। आप समझ रहे हैं, तीन तीन सब्जेक्ट आपके एक साथ में। तो ये जो चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलने वाली हैं, ये हमें पॉलन, ये तो परागकोश हो जाएगा। परागकोश में हमें जो है वो अर्धसूत्री, इंग्लिश इसका याद नहीं आ रहा है, कुछ पॉलन ग्रेन तो परागकण होते हैं, उन्हीं में कुछ आपका मिल जाएगा पॉलन सेल करके। आगे चलते हैं 132 के बाद 133 कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी में जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर्स, आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण के दो घटक, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में फ्लोरा एंड फौना आते हैं। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फौना मतलब जीव जंतु। वही अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटकों की अगर हम बात करें तो उसमें आपका जल, थल, वायु तीनों देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है इनमें से कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में, या प्रोड्यूसर्स में हम पेड़ पौधों को कंसीडर करते हैं, और उपभोक्ता जो पेड़ पौधों को खा रहे होते हैं, तो पेड़ पौधों को खाएंगे उन्हें शाकाहारी तो बोलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? शाकाहारी ही तो कहेंगे, हर्बीवोर्स। आपका सही जवाब जो है वो यहाँ से सी हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए, कहते हैं कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनमें से कौन सी औषधि है भैया?
एक टैबलेट पीसीएम का दे दीजिए, इट्स पैरासीटामॉल। इट्स पैरासीटामॉल जो कि ज्वर नियंत्रण में कहीं ना कहीं आपकी यूज़ में आती है। आपका सही जवाब जो है वो सी हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं 135 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपसे इन्होंने कहा है कि दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है जो कि दही के निर्माण में सहायता करता है। यहाँ पर एस्परजिलस बोला है, स्ट्रेप्टोकोकस बोला है, रेट्रोवायरस बोला है, या फिर लैक्टोबैसिलस बोला है। तो हम किण्वन बोलते हैं, दूध से दही के जमने को फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये सवाल भी आपका पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, किण्वन है फर्मेंटेशन। अब आपसे कहा कि आखिर इनमें से कौन सा है जो इसके लिए उत्तरदायी है, तो लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीवी है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। मानव रुधिर वर्ग की खोज आखिर सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई। लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एंड मॉस्ट, कार्ल मार्क्स का नाम लिखा है। जब हम रुधिर वर्ग की बात करते हैं तो कार्ल लैंडस्टीनर के साथ में उनके 2 स्कॉलर्स थे, वो भी साथ में सहयोग दिए थे। और ऐसे में एक जब हम बात करते हैं ब्लड जो है रुधिर वर्ग की खोज जो है वो हमारे सामने आई, तो कार्ल लैंडस्टीनर का नाम हमें देखने को मिलेगा। ब्लड ग्रुप का नाम देखने को मिलेगा किसके द्वारा, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। 137 में आपसे कहते हैं कि आलू, प्याज और अदरक क्या हैं, ये जड़ हैं, तना है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं या शल्क पत्र होते हैं। जब हम 137 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो प्याज का तना हम खा रहे होते हैं, आलू एक तना है जिसका हम सेवन करते हैं, अदरक एक तना है जिसे हम कूट करके बढ़िया वाली मस्त वाली चाय बना करके पीते हैं। अभिनंदन है, नमस्कार है, स्वागत है जो बच्चे कक्षा में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन किए रहिएगा, जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए रेड बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं, जिससे कि नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। क्लासेस की टाइमिंग्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं ऊपर। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव इनमें से कौन सा है, स्पायरोगैरा, विषाणु, पैरामीशियम और हाइड्रा की बात की है। हमने कहा एक कोशिकीय जीव में किसका नाम देखने को मिलेगा, तो जो एक कोशिकीय जो यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर हम लोगों की बात की जाए, यूनिसेलुलर में जब होते हैं तो उसमें नाम जो है वो पैरामीशियम का हमको देखने को मिलेगा। 138 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 139 कहते हैं कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन, रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू और फिर इनमें से सभी। 139 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कल भी एक मैं साउथ मूवी देख रहा था, तो उसमें क्या था कि रीठा होता है, जैसे हम लोग नारियल नहीं होता है, नारियल तो बहुत बड़ा हो गया, छोटे छोटे जो आपके आते हैं, ऐसे में मुझे नाम ये नहीं याद आ रहा है, नारियल को आप बहुत छोटा कर लीजिए और उसे पत्थर से तोड़िए, तो रीठा भी ऐसे ही पहले आता था। पहले ये सतरीठा शैम्पू सुना होगा आप लोगों ने, तो उसको वो तोड़ रहा था, है ना, उसको जो एक्टर था वो तोड़ रहा था और उसी से जो है बालों को धुलने का था। तो प्राचीन काल में यही रीठा काम में आता था। आपका सही जवाब जो है वो बी हो जाएगा। 139 के बाद हम चलते हैं 140 क्वेश्चन की तरफ। अब से इन्होंने कहा कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही मतलब समझते हैं जो बढ़िया हो, हमारे वातावरण के लिए सही हो, वातावरण के लिए कोई दिक्कत समस्या पैदा ना करे। इसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलपीजी नहीं है, इट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी है। डीजल और पेट्रोल कभी स्नेही नहीं होते हैं, ये बहुत प्रदूषण करते हैं। आपका जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कहते हैं ना सीएनजी से, गाड़ियाँ सीएनजी से चलेंगी, कार सीएनजी से, है नहीं, टेम्पो सीएनजी से, तो वो सारी चीज़ें। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 140 के बाद हम आ चुके हैं 141। आपसे कहते हैं इनमें से अगर मैं गैसीय अपशिष्ट की बात करूँ कि गैसीय अपशिष्ट कौन से होंगे, तो सब्जी और फलों के छिलके, तो ऐसा तो है नहीं इनमें कौन सी गैस देखने को मिलने, घरों के गंदा पानी, कोई गैसीय वाली बात नहीं, खेत खलिहानों से निकलने वाले कचरे से भी धुआं गैस है। इतना आसान सवाल है, बताइए कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 141 के बाद 142 पर हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। देखिए भाई, बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे बोला है इन्होंने, यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा जो फैलाए जाते हैं प्रकीर्णित, बीज द्वारा बोला है इन्होंने, फल द्वारा बोला है और कायिक जनन के द्वारा, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं, या वेजिटेटिव प्रोडक्शन के द्वारा। तो 142 की अगर हम बात करें कि कौन से पौधे दूर दूर प्रकाशित होंगे, तो जो फल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं वो सबसे दूर दूर प्रकीर्णित होंगे, प्रसारित होंगे, फैलेंगे, जाएंगे, दूर तलक जाएंगे, जो भी है इनमें आप कह सकते हैं। 143 की अगर बात की जाए, ये आपसे कहते हैं कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए बिना, तो उसे हम क्या कहते हैं।
एक जीव लाभ लेता है और बगैर किसी दूसरे सहवासी जीव को ऐसे में प्रभावित किए बिना, तो उसे हम क्या कहते हैं, या चीज़ वो क्या कहलाता है, परजीवी, पैरासाइट, सहभोजी, मृतोपजीवी और सहजीवी बोला है। जब हम 143 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 143 नंबर, तो उसे हम सहभोजी बोल देते हैं। भोजन करना बिना किसी प्रभावित उसको प्रभाव में डाले। 143 का आंसर आपका बी हो जाएगा। एक दिन मैं आपको बता दूंगा कि सहजीवी, मृतोपजीवी, परजीवी और इन सभी में अंतर क्या है। जल्दी ही उसकी भी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल से परेशान मत होइएगा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का जो पोषण तल है, जो ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल, वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा। प्राथमिक उपभोक्ता है क्या वो, प्राइमरी कंज्यूमर, अंतिम अपघटक बोला है, लास्ट डिकम्पोजर। अब अपघटक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अपघटक में बैक्टीरिया और फंगस ही आते हैं। प्राथमिक अपघटक की बात की है या खाद्य पिरामिड के एकदम शीर्ष पर हमें देखने को ये मिलने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब मोर सांप को खा रहा है तो मांसाहारी भी है, और सांप किनको खा रहा है, कीड़ों को खा रहा है। कीड़े हरे पेड़ पौधों को खा रहे हैं, तो सांप को तो आपने सबसे ऊपर रख दिया ना, सबसे नीचे पेड़ पौधे हैं। मतलब पेड़ पौधे, कीड़े, कीड़े के बाद सांप, सांप के बाद फिर मोर हो गया, और मोर के बारे में पूछा है तो ये सबसे ऊपर जाएगा। सीधी सी बात है। सही जवाब आपका यहाँ से जो है वो डी हो जाएगा 144 का। 145 की बात करें अगर, इनमें से कायांतरित शैल का उदाहरण हमें कौन सा देखने को मिलेगा। शैल के 3 प्रकार, मेटामॉर्फिक, इसे कायांतरित या रूपांतरित कह देते हैं। दूसरा इग्नियस रॉक्स, यानी कि आपका जो है आग्नेय चट्टानें होती हैं। और तीसरा आपका जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा सेडिमेंट्री, यानी कि अवसादी चट्टानें। तो 145 की अगर हम बात करें तो इनमें से जो कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक है वो संगमरमर होगा। सही जवाब सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें इन्होंने कहा है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नमक बनाते हैं हम, आपको पता है दांडी मार्च भी आपने सुना होगा नाम अच्छी तरीके से, है कि गांधी जी पहुंच करके नमक कानून को तोड़े थे और सारी चीज़ें। इन्होंने कहा मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। ये जो होता है, जो नमक होता है, ये NaCl होता है, जो समुद्र के खारे पानी से जो है बनाया जाता है। तो ये NaCl हमारा सही जवाब यहाँ से हो जाएगा 146 का डी। 147 राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा, जिसे हम भारतीय संसद के द्वितीय सदन के रूप में जानते हैं, जिसे भारतीय संसद के हम स्थायी सदन के रूप में जानते हैं, जिसे हम भारतीय संसद के एक उच्च सदन के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर इसके सदस्यों की वर्तमान संख्या, कुल वर्तमान संख्या जो है, कुल टोटल संख्या 250, अभी वर्तमान में कितने हैं, 245 है। ठीक है, ये बात होगी राज्यसभा की। तो 147 में बात की जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति करेंगे। सही जवाब आपका निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। काली मिट्टी, जलोढ़ बोला है, लाल और बलुई मिट्टी बोला है। 148 की बात की जाए तो जो एलुवियल सॉइल है ना, चिकनी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, जल को धारण किए हुए जो मिट्टी होती है, वो भारत में हमें सर्वाधिक क्षेत्रफल पर देखने को मिलेगी। 149 कहते हैं जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। हरे पेड़ पौधों पर शाकाहारी, प्रथम चरण उपभोक्ता। अभी तो इसका आंसर हम पीछे करके आए हैं कि वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि पेड़ पौधों पर डिपेंडेंसी उसकी होती है। वह प्राथमिक उपभोक्ता होता है, जो कि प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर होता है। सही जवाब पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें प्लेग है। प्लेग आखिर किस प्रकार की बीमारी है। विषाणु जनित है, वायरस वाली, फंगस वाली है, बैक्टीरिया की है, या फिर खनिज प्रकार की बीमारी है। तो जब हम 150 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लेग जो है वो किससे रिलेट करेगा, तो प्लेग जो है वो आपका बैक्टीरिया से पैदा हुई एक बीमारी है। सही जवाब यहाँ से सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में यही 30 सवाल आउट ऑफ 30 हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव करेक्टेड, कितने आपने सही किए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगले सेशन में 11 बजे मैम करंट अफेयर्स जी के जीएस को लेकर के आएंगी, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, शाम को 4 बजे संस्कृत की कक्षा अब आपको आज से मिलनी शुरू होगी। शाम को 4 बजे संस्कृत जिन्हें पढ़ना है यूपी टेट का, वो ज़रूर क्लास को देखें। एक और सेशन में हम आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। अपना अच्छे से रखिए ख्याल। थैंक यू, शुक्रिया।